वेलकम टू अमन क्लासेस। दोस्तों, अमन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों, हम बात करेंगे रीजनिंग के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की सीरीज में। तो प्यारे साथियों, आप जैसे भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप किसी भी स्टेट से होंगे, ये क्लास आपके लिए रामबाण साबित होने वाली है, क्योंकि इन क्लास में मैं आपको वही रीजनिंग के क्वेश्चन करवाऊंगा जो आपको आगे एग्जाम में देखने को मिलेंगे, और ऐसे ही हूबहू क्वेश्चन आपको आगे एग्जाम में आएंगे। दोस्तों, तो बने रहना वीडियो के एंड तक। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी रीजनिंग की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास को। इससे पहले जितने भी साथी चैनल पर नए हैं, वो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना। और आप इनमें से कितने क्वेश्चन सही कर पा रहे हो 15 में से मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और दोस्तों, इस वीडियो को कभी मिस मत करना, वरना बहुत आगे बहुत दिक्कत होगी तुम्हें, क्योंकि इनमें हर एक टॉपिक से क्वेश्चन उठाए हुए हैं। तो वीडियो के एंड तक बने रहना, और ऐसे ही क्वेश्चन तुम्हें आगे भी देखने को मिलेंगे। देखिए, एम डी अनुपात एन जेड हो गया, समानुपात आई के हो गया, अनुपात क्वेश्चन मार्क हो गया। इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा वो हमें बताना है। तो इस क्वेश्चन को जरा गौर से समझिएगा कि इसने ऐसा क्या रिलेशन दे दिया कि एम डी से इसने एन जेड बना दिया। फिर समानुपात प्यारे साथियों आई के हो गया, और आई के बाद क्वेश्चन मार्क हो गया। तो देखिए, अंग्रेजी वर्णमाला दो तरह से चलती है। एक तो ए से लेकर जेड की तरफ चलती है, जहां एक एक पे आता है और जेड 26 पे आता है। और एक चलती है ए से लेकर नीचे एम तक। एम के सामने एन आता है, ए के सामने जेड आता है, बी के सामने वाई आता है, सी के सामने एक्स आता है, डी के सामने डब्ल्यू आता है, और दोस्तों ई के सामने वी आता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाता है। तो इसी प्रकार एक श्रृंखला चलती है ऐसे, और एक श्रृंखला चलती है सीधी। तो इस बात पर गौर करना, क्योंकि दोस्तों, आप अगर रीजनिंग के खिलाड़ी बनना चाहते हो तो तुम्हें रीजनिंग में इस बात को फोकस कर लेना कि रीजनिंग में तुम्हें एक तो एबीसीडी का पूरा नॉलेज होना चाहिए, उल्टी पुल्टी कैसे भी पूछ ले। एक आपको स्क्वायर के नियम का नॉलेज होना चाहिए, एक आपको कुछ क्यूब के नियम भी याद होने चाहिए, कुछ आपको पहाड़े भी याद होने चाहिए। इस तरह से आपको रीजनिंग काफी कंटेस्ट करनी पड़ेगी, वरना तुम बहुत ही पीछे रह जाओगे। देखिए, एम डी है, एन जेड हो गया, समानुपात आई के हो गया, अनुपात क्वेश्चन मार्क हो गया। तो देखिए, मैं आपको बताता हूं, अब इस क्वेश्चन को तुम जरा गौर से समझना। देखिए, एम से एन की तरफ चलिए, इसका मतलब इसने उल्टा कर दिया। क्या कर दिया? मैंने क्या कहा था? एम के सामने एन होता है, बोला था ना मैंने। बिल्कुल सर, बोला था। तो इसी प्रकार अब तुम आई किससे सामने जब तुम देखोगे तो अंग्रेजी वर्णमाला में आर आता है। क्या आता है? आर आता है। यहाँ पर डी है, डी से जेड की तरफ चलिए। जब तुम डी से जेड की तरफ जाओगे, डी 4 पे आता है, ये 26 पे आता है, तो माइनस कितने हो गए? 4 हो गए। यहाँ से देखिए, जब तुम के में -4 करोगे तो जी आ जाएगा। क्या आ जाएगा? जी आ जाएगा। तो ये लीजिए, हमने अपना आंसर निकाल लिया है। आर जी कहाँ है? आर जी सर ऑप्शन नंबर 1 में है। तो ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है, वही क्या हो जाएगा? अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। तो देखिए, कितने इजी होते हैं रीजनिंग के क्वेश्चन, बस हमें समझने में थोड़ी सी गलती होती है और उसी कारण हम पीछे रह जाते हैं। वरना रीजनिंग इतनी इजी सब्जेक्ट है, इतनी इजी सब्जेक्ट है कि आप इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। मगर आपको क्या है, रीजनिंग में थोड़े से नियम ज्ञात नहीं है, इसलिए आप इनको भूल जाते हो। चलिए अगला प्रश्न देखिए। 553 है, 551 हो गया, 447 है, क्वेश्चन मार्क है, क्या हो गया? 447 पे क्रॉस मार दो, 551 553 का रिलेशन निकाल लो, 447 का ऑटोमेटिक निकल जाएगा। देखिए, 553 है, अनुपात 551 हो गया, समानुपात 447 हो गया, अनुपात क्वेश्चन मार्क हो गया। इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा? तो देखिए, 553 से 551 की तरफ चलेंगे, -2 हो गया। 447 से हम -2 करेंगे तो 445 आ जाएगा। है क्या? बिल्कुल सर, ऑप्शन नंबर बी में है। तो ये अपना करेक्ट हो गया। तो बस कुछ नहीं करना, हमें अपने आंसर से मतलब है। आंसर अगर निकल जाए तो फिर दोस्तों ज्यादा मगजमारी नहीं करनी है, ना ही ज्यादा दिमाग लगाना है। बस अपना आंसर लेकर आना है और खेल खलास कर देना है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत ही अच्छा और बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। देखिए, 1728, 864, 432, 216 और क्वेश्चन मार्क है। तो सबसे पहले हमारा जो नियम है, वो हमारा नियम एक ही बात कहता है कि सबसे पहले हम इसको लिखेंगे, लिखने के बाद सोचेंगे कि क्या आएगा। तो सबसे पहले देखिए, अपन इसको अपनी वही ट्रिक के साथ करते हैं। 1728 हो गया, फिर दोस्तों कितना है? 864 हो गया, उसके बाद कितना है? 432 हो गया, उसके बाद कितना है? 216 हो गया, और उसके बाद क्वेश्चन मार्क है। इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा?
देखिए तुम अगर यहाँ से ऐसे निकालोगे कि इसमें 1728 से कितने माइनस हो गए, ये हो गए, वो हो गए, कोई मतलब वाली बात नहीं है, चाहे कुछ भी कर लेना, कोई फायदा नहीं है। सीधे सीधे देख लेना, 1728 में तुम 2 का भाग दोगे, 864 आ गया, दे के देख लेना। 864 में जब तुम 2 का भाग दोगे, 432 आ गया। 432 में तुम 2 का भाग दोगे, 216 आ गया। अब हमें क्या करना है, तो सर हम 216 में भी 2 का भाग लगाएंगे, तो 16 का तो सीधा सीधा 8 बन गया, और ये लीजिए 200 का 100 बन गया, तो 108 आ गया। क्या आ गया? 108 आ गया। और 108 आपको ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है क्या? बिल्कुल दिख रहा है। तो ये 108 ही अपना क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर है, हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। तो ये 108 जो है ना, वही सर अपना क्या है? करेक्ट आंसर है। तो 108 इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं। अगला प्रश्न देखिए, ये ना हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लेना रीजनिंग के अंदर, चाहे आप कोई भी एग्जाम दे लेना। एक तो ब्लड रिलेशन, और एक दोस्तों डायरेक्शन, और एक कोडिंग डिकोडिंग, ये 3 ऐसे टॉपिक है, हो ही नहीं सकता कि एग्जामिनर इनमें से क्वेश्चन ना दे। एग्जामिनर को अच्छी तरह पता है कि अगर गलत करेंगे तो इन तीनों टॉपिक से ही सबसे ज्यादा गलत करते हैं। देखिए अब इस क्वेश्चन को देखिए, बहुत ही समझने वाली बात है कि ये जो ए है, ये फादर है बी का। देखिए इसको समझते हैं, इस क्वेश्चन को जरा गौर से समझोगे तो ही तुम क्वेश्चन सोल्व कर पाओगे। ये ए है, ये फादर है बी का। बी जो है वो सी की पुत्री है, बी है, बी सी की पुत्री है, तो इसका मतलब ये हो गई फीमेल। तो बी जो है वो इस सी की पुत्री है, और ये बाप है, तो इसका मतलब ये हो गए हस्बैंड वाइफ। ये लीजिए सर, ठीक है। डी बी का भाई है, इस बी का जो ब्रदर है वो है डी। यहां तक ठीक है। एन सी की बहन है, तो इस सी की बहन कौन है? एन है, तो ये हो गई सिस्टर। समझते जाना बी एन से किस प्रकार संबंधित है, तो बी का इस एन से क्या रिलेशन है। तो ये देखिए बी जो है, एन जो है, ये बी की क्या है? मौसी है। क्या है? मौसी है। यहाँ पर देखिए ये पिता है बी का, बी की बहन कौन है? तो यहाँ पर देखिए डी बी का भाई है, तो ये डी है वो बी का ब्रदर है, ये पिता है। ये इसकी बी की माता कौन है? बी जो है वो सी की पुत्री है, इसका मतलब ये हस्बैंड वाइफ हो गए। और ये कौन है? तो यहाँ पर एन सी की बहन है। तो ये देखिए एन जो है वो सी की बहन है। तो यहाँ पर देखिए ये इसकी तो साली हो गई ए की, और इसकी क्या हो गई? तो बी इसका क्या हो गया? तो हो गया भतीजा। क्या हो गई? भतीजी। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। तो जब भी तुम्हें डायग्राम के क्वेश्चन मिल जाए, आपको ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन मिल जाए, तो तुम्हें कुछ नहीं करना है। इस ब्लड रिलेशन के क्वेश्चनों में सिर्फ और सिर्फ तुम्हें ये करना है कि तुम इनमें डायग्राम बनाकर सोल्व करना कि कौन किसका भाई है, कौन किसकी पुत्री है, कौन किसका बाप है, कौन किसका चाचा है। तो आपको ये रिलेशन आराम से देखने को मिल जाएंगे। अगला प्रश्न देखिए, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए रविवार को इसने गुरुवार कर दिया, और बुधवार को ये क्या करेगा? तो सबसे पहले देखिए इसने क्या किया है, इसने संडे को संडे को थर्सडे कर दिया। क्या कर दिया? थर्सडे कर दिया। चलिए आपने ऐसे लिखते हैं, सबसे पहले इसने क्या किया है, ये लीजिए सर रविवार था, इसने इस रविवार को क्या कर दिया? गुरुवार कर दिया। क्या कर दिया? गुरुवार कर दिया है, समानुपात। अब ये बुधवार को क्या लिखेगा, बस वही तो बताना है। तो अब देखिए मैं आपको बताता हूँ, इस क्वेश्चन को जरा समझिएगा। रविवार से गुरुवार की तरफ चलिए, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, और उसके बाद गुरुवार। तो इसका मतलब इसने रविवार में +4 कर दिया। तो अब हम इसमें +4 करेंगे तो क्या आ जाएगा? देखिए बुधवार के बाद बृहस्पतिवार, फिर उसके बाद शुक्रवार, फिर उसके बाद शनिवार, और उसके बाद पुनः कौन सा आ गया? तो रविवार। क्या आ गया? पुनः रविवार आ गया। तो ये लीजिए रविवार कहाँ है? सर ऑप्शन नंबर फर्स्ट में है, तो ये रविवार ही अपना क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर है, हो जाएगा। और हमें क्या करना है? हमें तो कुछ भी नहीं करना, हमें तो अपने आंसर से मतलब है, बस आंसर लेकर आना है। अगर हमारा आंसर निकल जाए तो फिर हमें कोई चीज से कोई परेशानी नहीं है, कोई चीज से कोई मतलब नहीं है, बस आंसर से मतलब है कि आंसर निकल गया तो जय राम जी की साह। हम चलते हैं अपना क्वेश्चन सोल्व करके। तो बस इसी तरह तो रीजनिंग आराम से सोल्व कर सकते हो, और क्या है। चलिए अगले प्रश्न पर डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चलिए ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ADGJM, क्या है ये ADGJM? तो चलिए बताते हैं आपको क्या होता है ADGJM। तो सबसे पहले इसने क्या किया है, इसने यहाँ पर मिसिंग नंबर छांटने को कहा है
कि अगला प्रश्न, अगली संख्या क्या आएगी वो हमें आप बताओ। तो सबसे पहले इसने ए दे दिया, फिर इसने डी दे दिया, फिर इसने जी दे दिया, फिर इसने जे दे दिया और उसके बाद इसने एम दे दिया और उसके बाद क्वेश्चन मार्क दे दिया कि क्या आएगा वो हमें आप बताइए। तो चलिए इसको बताते हैं। फिर हम ए से तुम डी की तरफ चलिए, बी सी और डी, तो क्या हो गए, तो सर +3 हो गए। डी से जी की तरफ चलिए, डी के बाद ई एफ और जी क्या हो गए, सर +3 हो गए। मैं कह रहा हूं आप रीजनिंग के अगर खिलाड़ी बनना चाहते हो तो एबीसीडी को तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, आपको रटना ही पड़ेगा। जी से जे की तरफ चलिए, +3 हो गए। के एल एम क्या हो गए, +3 हो गए। एम में +3 करिए, एम के बाद एन ओ और क्या आ गया, पी, क्या आ गया, पी। तो +3 करते ही पी आ गया और ये पी ही तो अपना आंसर है, तो पी इज द करेक्ट आंसर। तो ये पी क्या हो गया दोस्तों, अपना करेक्ट आंसर हो गया। तो बस हमें कुछ नहीं मतलब है, हमें सिर्फ एक ही बात से मतलब है कि अपना आंसर निकल जाए, चाहे जैसे भी निकले, बस चाहे तोड़ के, चाहे मरोड़ के, चाहे कुछ भी करो, हमें अपना आंसर लेकर आना है। बस हमें अपने आंसर से ही मतलब है। वीडियो को दबा के शेयर कर दो साथियों। यही क्वेश्चन है ऐसे जो आपको आगे एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ये मेरी गारंटी है कि आप जब पेपर देने के लिए बैठोगे, एसएससी एमटीएस की भी आ गई है, तो एसएससी एमटीएस का पेपर देख लेना, चाहे आप रेलवे ग्रुप डी का पेपर देख लेना, पीछे जो यूपी पुलिस का पेपर हुआ था जो कैंसिल कर दिया गया था उसमें देख लेना रीजनिंग को। बहुत सारे बंदों के मैसेज आए थे कि सर ऐसे ही प्रश्न मिले हैं। चाहे आप आगे यूपी पुलिस का री एग्जाम हो तो उसमें भी देख लेना, आपको हूबहू ऐसे ही प्रश्न मिलेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये रहा हमारा अगला प्रश्न। दिए गए समूह में विभिन्न की पहचान करें। तो हमें क्या करना है, विषम बताना है। तो ध्यान रखना, एबीसीडी में जब भी आपको ए से लेकर जेड तक कोई संख्या दे दी जाए और उसमें विषम पूछ ले, तो एक बात हमेशा ध्यान रखना, तुम्हें कुछ नहीं करना, बस ये छांट लेना कि वाउल्स है या नहीं। अगर वाउल्स नहीं है तो दोस्तों कोई दिक्कत नहीं है। अगर सिंगल अक्षरों में आपको वाउल्स का ही नियम दिया हुआ मिलेगा, चाहे आप कैसे भी देख लेना। और अगर आपको डबल अक्षर दे दिए जाए, जैसे कि ए बी कर दिया, तो आपको प्लस का नियम मिलेगा, इस बात को ध्यान रखना। माइनस का नियम भी हो सकता है। तो देखिए अंग्रेजी वर्णमाला में कितने वाउल्स होते हैं, तो ये लीजिए सर वाउल्स लिखते हैं। पहले अंग्रेजी वर्णमाला में जो वाउल्स 5 होते हैं, सबसे पहला होता है ए, फिर आई, फिर ओ और फिर क्या होता है यू। ए ई आई ओ और यू। तो अंग्रेजी वर्णमाला में 5 वाउल्स अक्षर होते हैं। आई भी मिल गया, ई भी मिल गया, ओ भी मिल गया, मगर बी कोई वाउल्स है क्या, सर बी वाउल्स नहीं है। तो ये लीजिए बी ही अपना क्या है, करेक्ट आंसर है, हो जाएगा, क्योंकि बी क्या है, वाउल्स नहीं है, इसीलिए मैं बी को क्या करूंगा, सही मान लूंगा। तो बी इज द करेक्ट आंसर। तो अंग्रेजी वर्णमाला में ये वाउल्स होते हैं, इस बात को ध्यान रखना। आगे आपकी क्लास में जब आप एग्जाम देने के लिए बैठोगे तो आपको बहुत ही ये मोस्ट इंपॉर्टेंट और बहुत ही लाभदायक साबित होंगे, इस बात को ध्यान में रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसमें भी हमें क्या करना है, इसमें भी हमें विषम बताना है। तो कोई परेशानी वाली बात नहीं, आराम से विषम बता सकते हैं। सबसे पहले देखिए 2 + 5 कितने हो गए, तो +2 हो गए। 4 से 9 की तरफ चलिए, +5 हो गए। 8 की तरफ चलिए, इसमें तो कुछ है ही नहीं। 9 की तरफ चलिए, इसमें तो कुछ है नहीं। तो अपना ये दिमाग तो पूरा का पूरा खारिज साबित होता है, ये दिमाग तो अपना काम नहीं करता है। तो फिर एक और ट्रिक है, देखिए 25 किसका स्क्वायर है, सर 5 का। ये 9 किसका स्क्वायर है, सर 3 का। ये 49 किसका स्क्वायर है, सर 2 का। 8 किसका स्क्वायर है, सर किसी का भी नहीं है, पर 8 2 का क्यूब जरूर है। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो 2 का क्यूब 8 होता है। तो ये लीजिए सर 8 जो है वो क्या हो गया, विषम। क्यों, कैसे हुआ विषम, कि सभी में तुम देखोगे तुम्हें स्क्वायर ही नजर आ रहे हैं, मगर इसमें क्या नजर आ रहा है, तो इसमें क्यूब नजर आ रहा है। तो 8 क्या है, सर क्यूब है, किसका, 2 का। तो ये लीजिए ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। बस थोड़ा सा गौर से समझना इस क्वेश्चन को, बहुत ही आसानी से हो जाएगा। देखिए ए बी से लंबा है, सी डी से लंबा है, लेकिन ई से छोटा है। बी डी से छोटा है, डी ए से लंबा है, सबसे लंबा कौन है। कुछ नहीं है, ये नीचे वाले तो सिर्फ और सिर्फ तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए दिए हुए हैं, इसलिए इस पे दिमाग तुम लगाना ही मत, कोई फायदा नहीं होगा इस पे दिमाग लगा के। सबसे देखिए ए जो है वो बी से लंबा है, तो सबसे छोटा कौन हो गया, बी। बी से लंबा कौन हो गया, ए। यहाँ तक ठीक है। सी डी से लंबा है, तो देखिए इसके बाद कौन आ गया, डी। इसके बाद आ गया सी, और सी छोटा किससे है, तो ई से।
ये लीजिए। अब देखिए बी डी से छोटा है तो बी डी से छोटा है, बिल्कुल अच्छी बात है, डी से छोटा है बी, समझ गए बात को, डी से छोटा है बी। और देखिए डी ए से छोटा है तो यहाँ पर देखिए ये जो डी है ये डी ए से लंबा है, तो बिल्कुल डी ए से लंबा है, तो ये तो सिर्फ और सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है। मोस्टली प्रश्न कहाँ है, ये रहा कि सबसे लंबा कौन है, हमें तो वो बता दो साहब जी। तो सबसे लंबा तुम्हें कौन नजर आ रहा है, मेरे को ई नजर आ रहा है, जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट में है, तो ये ई ही कौन है, सबसे लंबा है। तो ध्यान रखना ये क्वेश्चन दोस्तों बहुत ज्यादा कंफ्यूज करते हैं, क्या करते हैं, बहुत ज्यादा कंफ्यूज करते हैं। इसलिए इन क्वेश्चनों को तुम सतर्कता से और सावधानी से अगर सोल्व करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, वरना तुम 100/1% इन क्वेश्चनों को गलत करके एग्जामिनर को ये मौका दोगे कि हमारा नंबर सर आप काट लीजिए, क्योंकि हम इसमें असमर्थ हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा और शानदार प्रश्न है। ऐसे क्वेश्चन मैं गारंटी देता हूँ 99% स्टूडेंट गलत करते हैं, मगर जो मेरे से पढ़े हुए स्टूडेंट हैं वो कभी भी इन क्वेश्चनों को गलत नहीं कर सकते, क्योंकि मैंने एक फॉर्मूला बताया उनको कि तुम्हें कुछ नहीं करना है, हमेशा ध्यान रखना कॉमन छांट लो। क्या कर लो, कॉमन छांट लो। अगर तुम कॉमन छांट लिया तो तुम्हें कोई परेशानी होने वाली नहीं है। तो देखिए इस क्वेश्चन को करते हैं अभी फटाक से सोल्व। देखिए सबसे पहले क्या है, डैश है, फिर क्या है वाई है, फिर क्या है जेड है, फिर क्या है ए है, उसके बाद फिर डैश है, फिर वाई है, फिर एक्स है, फिर वाई है, फिर डैश है, फिर डबल ए है, फिर जेड है और फिर वाई है और उसके बाद डैश है। तो अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा समझने की जरूरत है। तो यहाँ पर देखिए इसने क्या किया है, तो यहाँ पर तुम देखोगे एक्स वाई है, यहाँ पर भी वाई है। अगर तुम यहाँ पर एक्स लगा दो तो एक्स वाई जेड ए का एक जोड़ा बना दो। यहाँ पर देखिए डबल ए है और यहाँ पर अब तुम समझोगे तो यहाँ पर तुम अगर जेड लगा दो तो ए जेड वाई, और उसके बाद यहाँ पर एक्स लगा दो तो ए जेड वाई एक्स हुआ कि नहीं हुआ, बिल्कुल एक्स वाई फिर जेड ए हुआ कि नहीं हुआ, बिल्कुल हुआ। और ए जेड वाई और फिर एक्स लगा दो तो ये क्वेश्चन सोल्व हुआ कि नहीं हुआ, बिल्कुल सर आराम से हो गया। हमने क्या किया, बस यहाँ से एक्स और वाई का कॉमन देख लिया, यहाँ पर इसका कॉमन देख लिया, तो हमने इसमें क्या क्या ऐड किया है बस उसे समझ लो। हमने पहले एक एक्स ऐड किया, फिर एक जेड ऐड किया, फिर एक एक्स ऐड किया, फिर एक जेड ऐड किया और फिर एक एक्स। तो एक्स जेड एक्स कहाँ है, तो ये तो डबल एक्स है, ये गलत है, डबल एक्स गलत है, डबल ए गलत है, एक्स जेड एक्स ऑप्शन नंबर सी में सीधे सीधे ही नजर आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है साथियों वो क्या हो गया, अपना करेक्ट आंसर हो गया। तो और हमें करना ही क्या है, हमें अपने आंसर से मतलब है, बस आंसर निकाल लें, उसके बाद जाए चाहे तय भैंस पानी में। तो ये लीजिए अपना आंसर निकल कर आ गया। नेक्स्ट एंड फाइनल क्वेश्चन देखिए, ये रहा हमारा कि यदि तुम पानी को भोजन कह दो, भोजन को वृक्ष कह दो, वृक्ष को आकाश कह दो और आकाश को दीवार कह दो, तो निम्न में से किस पर फल लगेंगे। तो अब तुम इस बात को समझना कि फल कहाँ लगते हैं, तो सर वृक्ष पर लगते हैं। किस पर लगते हैं, वृक्ष पर लगते हैं। चाहे पेड़ पर कह दो, पेड़ पर लगते हैं, चाहे आप कुछ भी कह दो जो आपके अकॉर्डिंग अच्छा रहे, मगर वृक्ष इन दोनों चीजों पर लगते हैं। इसके अलावा कोई ऐसी चीज तो नहीं है जिस पर वृक्ष लगते हैं, पेड़ व फल लगते हैं। तो इसने क्या कहा है कि तुम यदि वृक्ष कहा जाए किसको, भोजन को, भोजन है उसको वृक्ष कह दिया, मगर इसने वृक्ष को क्या कहा है, यहाँ पर नोटिस कीजिए, इसने वृक्ष को आकाश कहा है। तो हमारे जो फल है वो किस में लगेंगे, आकाश में लगेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। तो इन क्वेश्चनों में तुम हमेशा ध्यान रखना, तुम्हें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, तुम्हें बस सावधानी बरतने की जरूरत है, थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है। ये क्वेश्चन तुम्हारे बहुत ही आसानी से और शॉर्ट तरीके से सोल्व हो सकते हैं अगर तुम दिमाग लगाओगे। तो ये थी दोस्तों आज की अपनी रीजनिंग के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास। कैसी लगी ये क्लास मुझे कमेंट में जरूर बताना, और दोस्तों अपने परिवार के इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे कि आपको रोज इनका नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो मिलेंगे इसी जोश और जुनून के साथ एक और नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत। प्यारे दोस्तों वीडियो को दबा के शेयर कर देना, क्योंकि आपका शेयर ही तो हमारे लिए एक बेस्ट मोटिवेशन का कार्य करता है।